नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल। दोस्तों, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं रेमेडीज, आम आदमी के पास रेमेडीज उपाय क्या हैं, और जब हम उपाय की बात करते हैं तो हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि बिल्डर आपको चीट करता है, बिल्डर आपके पैसे ले लेता है वगैरह, या फिर आपको पोजीशन नहीं देता है, यानी आपका टोकन फॉरफिट करता है, बुकिंग अमाउंट फॉरफिट करता है, या पैसे ले लेता है और पोजीशन देता नहीं है, या फिर क्वालिटी में चीट करता है। तो रेमेडीज, आपके उपाय क्या हैं, आपके पास कौन से हथियार हैं, आप क्या कर सकते हो। तो जैसे हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया, आपके पास उपाय हैं, एक रेरा में जाना, एक कंज्यूमर कोर्ट में जाना। या तो आप रेरा में जा सकते हो या कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, या फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब हाई कोर्ट में अगर जाओगे तो आपको बहुत ही सोच समझ के जाना होगा कि किस तरह से, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड वाला केस बनाना पड़ेगा। आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि आप अगर रिट पिटीशन करना चाहते हो, जिसे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कहते हैं, तो रिट पिटीशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। वो एक बाउंस शॉट जैसे होता है, जो आप कैरम में खेलते हो ना, कभी कभी बाउंस शॉट खेलते हो कि रिफ्लेक्ट करके आप प्यादे को मारते हो या रानी को मारते हो। तो इस तरह से आपका शॉट होना चाहिए, यानी आप सरकार को कांटे पे ले रहे हो, सरकारी कोई प्रशासन को कांटे पे ले रहे हो, और बिल्डर को लगना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आप परमिशंस के बारे में देखते हो, बिल्डिंग परमिशंस है या नहीं, तो बिल्डिंग परमिशंस ठीक है या नहीं, या फिर एमएमआरडीए ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग परमिशंस दिए तो कैसे दिए, हाउ डेयर, वो किस तरह से दे सकते हैं ऐसे बिल्डर को या ऐसे गलत प्रोजेक्ट को बिल्डिंग परमिशंस। तो इस तरह का केस होता है, और उनके ऊपर प्रेशर लाके आप बिल्डर के ऊपर प्रेशर लाना चाहते हो। तो ये होता है रिट पिटीशंस वाला उपाय। अब दोस्तों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। आम आदमी के लिए अदालत में जाना बहुत ही मुश्किल है, ये बात आपको पहले मान के चलना चाहिए। कोई अगर आम आदमी कहता है अरे मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं बिल्डर को हरा दूंगा, बहुत मुश्किल है भाई। तो जो काम ले रहा है ना, पैसे का मामला तो है ही है, यानी अगर बिल्डर ने तुम्हारे 50,000 रुपये टोकन ले लिए या 1,00,000 रुपये टोकन ले लिए, तो वो 1,00,000 के लिए अगर कोई किसी भी फोरम में जाते हो, रेरा में जाते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, 1,00,000 रुपया, 1,25,000, 1,50,000 तो वैसे वकील का ही लग जाएगा। ये समझ के चलो, सस्ते में नहीं होने वाला है काम। हाँ, आप खुद अगर लड़ोगे, खुद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे, खुद रेरा एक्ट पढ़ोगे, रूल्स पढ़ोगे, सीखोगे, विद्या प्राप्त करोगे, कोर्ट में जाने की तैयारी करोगे, लिखोगे, लिखावट सब पूर्व खुद अपना करोगे, तो आप कर सकते हो, और आपको बहुत सारी विद्या प्राप्त होगी, आपका बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इसमें मैं आपका सहायता करने के लिए हमेशा बैठा हूं। आप अगर कहते हो कृष्ण मैं खुद रेरा में जाऊंगा, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, तो सिर्फ 5,000 रुपए लगेंगे कंप्लेंट के, और कोई खर्चा नहीं लगेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कानून समझना पड़ेगा, आपको यानी कोर्ट के तौर तरीके समझने पड़ेंगे। टेक्निकल है तो टेक्निकल समझना पड़ेगा आपको। करने को तैयार हो, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। आप अगर पढ़ोगे, मैं आपको सिखाने को तैयार हूं, मैं आपके साथ अभ्यास करने को तैयार हूं, मैं आपको डायरेक्शंस देने को तैयार हूं। कर सकते हो, लेकिन मुश्किल काम है, मुश्किल रास्ता है। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, अरे छोड़ो यार कृष, ये सब करने से अच्छा मैं अपना काम करूं, मैं अपना ही काम करूं, मैं अपने काम से क्यों भटक रहा हूं। मैं जो भी धंधे में हूं, व्यवसाय में हूं, जिसमें भी हूं, मैं उसी पे ध्यान लगाता हूं, और ये सब वकील को दे देते हैं। तो वकील का खर्चा 1,00,000 रुपया समझ के चलो, सस्ते में सस्ता है, एकदम सस्ता। रेरा में, मुंबई की बात कर रहा हूं, 40-50 हजार सस्ते में सस्ता वकील। आपका केस को कोई हाथ ही नहीं लगाएगा जब तक आप इतने के लिए अग्री नहीं होते हो।
और अगर इतने के लिए एग्री हो गए तो फिर वो आपको खींचना शुरू कर देगा, मैं सिर्फ ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ब्ला 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 करके करते वो आपको लेके जाएगा लाख रुपए तक। ये नॉर्मल है दोस्तों। ये सभी के सिवा कोई इलाज है क्या? आम आदमी के पास क्या इलाज है, क्या उपाय है? अब मैं आपको समझाता हूं आम आदमी के हथियार। दोस्तों, जब मैं आपको ईमेल्स लिखने की बात करता हूं, जिसको हम लेटरबाजी कहते हैं, एक्टिविस्ट लोग लेटरबाजी कहते हैं, लेटरबाजी करो। लेटरबाजी मतलब ईमेलबाजी, ज्यादातर आजकल के जमाने में। जरूरत पड़े तो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो या स्पीड पोस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल्स। तो जब हम ईमेल्स करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी समझाया, हमें ईमेल किसको लिखना चाहिए? सेल्स और सीआरएम को नहीं लिखना चाहिए, जो ये उनके जो मेन लोग हैं, मेन लोगों को लिखना चाहिए और उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे जाना ही चाहिए। जब ये काम करते हो तो इसका असर क्या होता है? तो पहली बात ये असर होता है कि आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उनके डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के जो पार्टनर्स जो हैं, मेन लोग हैं, उनको जब आप टच करते हो तो ऑलरेडी आप एक सिग्नल दे रहे हो कि भाई देख, मैं आम आदमी हूं लेकिन मैं लड़ने के इरादे से निकला हुआ हूं। आप एक सिग्नल दे रहे हो। कई बार दोस्तों लड़ाई में सिग्नल काफी होता है, यानी जरूरी नहीं है कि आप लड़ाई में उतर ही जाओ, लेकिन आपका सिग्नल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं लड़ सकता हूं, मैं लड़ने के लिए सक्षम हूं और मैं लड़ने के इरादे से मैदान में उतर रहा हूं, मैं लड़ने का इरादा रखता हूं। ये एक सिग्नल अगर देने लगते हो ना, तो कई बार बिल्डर्स वगैरह कहते हैं अरे छोड़ यार, और यानी बकरे बहुत हैं, इसको क्यों, ये सिंग मारने वाला बकरा है, इसको छोड़ दो, बकरे तो बहुत है हलाल करने के लिए। इस तरह से वो सोचते हैं, इसलिए वो आपको पैसे दे देते हैं या आपके साथ जो भी सेटल करने का होता है वो कर लेते हैं डर के मारे। अब डर मतलब उनको वो भयभीत तो नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने वकील हैं, उनके बैठे हुए पूरे लीगल टीम्स हैं। वो लोग कई बार कोर्ट में जा चुके हैं अपने बचाव में, कई बार, अगर बिल्डर है तो कई बार जा चुके हैं, और कई बार और भी लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हैं, यानी वो इसमें माहिर हैं ये काम में। तो वो आपसे डरते नहीं है, लेकिन वो ऐसे सोचेंगे अरे यार 50,000 के लिए 50,000 के लिए मैं वकील को काम पे लगा दूं, ये सब कहाँ अच्छी बात है, ये कौन सी बुद्धिमानता है। तो इस तरह से सोच के वो छोड़ देते हैं, यार छोड़ दो, 50,000 का टोकन दे दो, लाख रुपए का टोकन दे दो। कभी कभी और भी, कभी कभी वो इस तरह से भी सोचते हैं कि वैसे 15 लाख का टोकन है, अब 15 लाख के लिए यह आदमी जाएगा कोर्ट में। अगर 1 लाख होता तो नहीं जाता, लेकिन 10-15 लाख के लिए जाएगा, तो बेहतर है कि दे दो यार, क्योंकि वो 1 लाख 2 लाख का खर्च करेगा, लेकिन उसको एक अच्छा ऑर्डर अगर मिल गया बाई फ्लूक, तो और भी जो फ्लैट बायर्स हैं वो इसी तरह के वही ऑर्डर को दिखा दिखाकर हमारी बैंड बजा डालेंगे, वो ऑर्डर को दिखाएंगे और उसी ऑर्डर के बल पे वो ऑर्डर्स लेके आएंगे। तो वो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से सोचना चाहिए और उनको इस तरह से सोचने पे मजबूर करना चाहिए। मतलब एक आपके तरफ से एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल जाना चाहिए कि भाई मैं लड़ने को तैयार हूं। तो ये स्ट्रांग सिग्नल कब जाता है, यानी लेटरबाजी, ईमेलबाजी सही तरह से कैसे किया जाता है। तो पहली बात है कि अगर किसी को लगता है कि ईमेल्स पे ही खत्म हो जाने वाला है, ईमेल से कोई आगे नहीं बढ़ेगा ये आदमी, तो वो अपने आप को सेफ फील करते हैं और वो आपके साथ सेटल करना नहीं चाहेंगे। आपका पूरा डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए कि मैं ईमेल्स शुरुआत है भाई, ईमेल से आगे बढ़ूंगा मैं। तो ईमेल में जैसे मैंने कहा था, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेम के अंदर इश्यूज को पैक करना कि आपके इश्यूज क्या है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आप किस तरह से प्रॉब्लम को देख रहे हो, आप किस तरह से प्रॉब्लम को कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो, या किसी भी फोरम के सामने पेश कर सकते हो, या पब्लिक के सामने पेश कर सकते हो। पब्लिक के सामने भी पेश कर सकते हो क्योंकि आप वीडियो बना सकते हो। तो पब्लिक के सामने आप किस तरह से पेश कर सकते हो,
इसका आप ईमेल एक्सचेंज शुरू करोगे। तो ईमेल एक्सचेंज में अगर वो एक्सचेंज करते नहीं है, अगर वो ईमेल भेजते नहीं है तो चलेगा। मैंने पहले भी आपको समझा दिया, एक ईमेल भेजो, रिमाइंडर भेजो, रिमाइंडर नंबर 2 भेजो, रिमाइंडर नंबर 3 भेजो, लगे रहो, कर सकते हो। अगर आपने ईमेल भेजा, उसका उन्होंने जवाब दिया तो आप शुरू हो जाओ उनके जवाब का, और जवाब देना पड़ेगा आपको। अब क्या जवाब दोगे भाई, सोचना पड़ेगा, लेकिन एक कानूनी तौर तरीके के साथ दिमाग लगा के जवाब देना चाहिए। मुझे फोन करिए, डिस्कस करेंगे कि इश्यूज क्या है, वो इश्यूज हम सामने रखेंगे, जवाबी यानी ईमेल्स जाएंगे। तो वो आर्ग्यू करते हैं तो हम आर्ग्यू करेंगे। अब आर्ग्यू करने से क्या होता है, तो आर्ग्यू करने से एक तो ये होता है कि आपका जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है ना, फ्रेम कर रहे हो, वो कड़क होता है। आपको अगर कोर्ट में जाना है तो आपका रास्ता आसान होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार बिल्डर जब ईमेल करता है तो ईमेल में कुछ ऐसे कह देगा जिसको वो बाद में कोर्ट में जाके डिफेंड नहीं कर सकेगा। ईमेल में ऐसे कुछ लिख देते हैं, वो अपनी चालाकी दिखाते हैं, या उनके लोग, बिल्डर के जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, वो अपनी चालाकी दिखाते हैं। अब ईमेल एक्सचेंज जब होता है तो जब वो लोग अपनी चालाकी दिखाते हैं, लेकिन उनके चालाकी से अपना भागने का रास्ता बंद होते जाता है, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टैंड ले लिया है, एक कंपनी ने स्टैंड ले लिया है। भले कंपनी का सीआरएम ने आपको ईमेल लिखा हो, लेकिन वो एक कंपनी का स्टैंड हो जाता है। अब वो स्टैंड बदल नहीं सकते। आप कह सकते हो, देखो इसने ईमेल में ऐसे कहा है, उसने ऐसे कहा, उन्होंने बोला कि लॉस है, फिर वो कह रहे हैं ये फॉरफिट कुछ और है, फॉरफिट इज बेस्ड ऑन व्हाट, यानी उनके झूठ को आप पकड़ सकते हो। तो उनके जो जितने वो लिखेंगे, जितना ईमेल्स में आपके साथ करस्पॉन्डेंस करेंगे, उतना वो लोग फंसते जाते हैं अपने ही शब्दों के जाल में। उनके भागने के रास्ते कम होते जाते हैं, बंद होने लगते हैं कोर्ट के सामने। अब ऑफ कोर्स अगर कोर्ट में गए तो बात आती है ना, कोर्ट के सामने रास्ता बंद होता है। अगर वो आप कोर्ट में ले गए तो, लेकिन फिर भी क्या होता है कभी कभी कि 1 2 3 4 5 6 करेस्पॉन्डेंसेस अगर हो गए और उन्हें दिख रहा है कि उनके भागने के रास्ते कम हो रहे हैं, और आप उनके टॉप मैनेजमेंट के साथ में ईमेल में हो, तो कहीं ना कहीं कोई टॉप मैनेजमेंट वाला कहेगा, छोड़ यार, इसके पैसे वापस दे दे, खत्म कर यार, नहीं चाहिए, नहीं, ये लड़ाई मुझे लड़ना नहीं। वो खुद जजमेंट ले लेगा। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। पैसे न देने का फैसला किसका होता है? टॉप मैनेजमेंट का। मतलब बाद में वो रूटीन हो जाता है कि किसी के पैसे वापस नहीं देने हैं, अमाउंट फॉरफिट कर लेना है, टोकन फॉरफिट करना है, बुकिंग अमाउंट फॉरफिट करना है, कायदे कानून गए भाड़ में, हमने ले लिया निर्णय। इस तरह से टॉप मैनेजमेंट उनको इंस्ट्रक्शन दे देता है, क्योंकि वो बिक्री का एक तरीका है, सामान बेचने का एक तरीका। देखो तुम्हारे पैसे फॉरफिट हो जाएंगे, तुमने पैसे दे दिए हैं, तुमने टोकन दे दिया, अब तुम फंस गए, इस तरह से। तो वो जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी को चेंज कौन कर सकता है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट से सिग्नल जाना चाहिए कि बॉस यहां पे खतरा है, मत कर। अभी खतरा, तो खतरा किस चीज का है? दो तीन बातों का है। एक खतरा तो यही है, सीधा खतरा ये है कि वो लोग एक अनलॉफुल स्टैंड अगर लेते हैं तो कोर्ट में वो उसे डिफेंड नहीं कर सकेंगे। ये पहला खतरा। दूसरा एक खतरा ये है, और ये खतरा आपको हेल्प करता है कि आप उसी चीज को, आप अपने लेटर्स अगर पढ़ोगे, आप कहोगे ऐसा हुआ, मेरा और लोधा का ये पत्र व्यवहार है, लोधा के साथ मेरा पत्र व्यवहार है, ये पहला लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, ये चौथा लेटर, मैंने ये ईमेल भेजा, उसका इन्होंने ये जवाब दिया, मैंने ये पॉइंट बोले, उन्होंने उसके ये पॉइंट्स जवाब दिए, फिर ये पॉइंट दिए, फिर ये पॉइंट का जवाब दिया। तो पॉइंट टू पॉइंट आप अगर पढ़ोगे तो एक तो आपके पास पढ़ने के लिए मसाला है, वीडियो बनाने के लिए मसाला है। आप वीडियो बना सकते हो, और कोई पब्लिश करे ना करे, मैं तो करूंगा। मैं डिफेमेशन केसेस और वो सब देख लेंगे, लड़ लेंगे अगर उन्होंने किया तो।
वैसे डिफेमेशन नहीं है। अगर आप सिर्फ पत्र व्यवहार पढ़ रहे हो तो उसमें डिफेमेशन क्या रहा? वो कहेंगे ये कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल कैसे? उन्होंने आपके पैसे ले लिए, आपने उनके साथ पत्र व्यवहार किया, ईमेल एक्सचेंजेस किए, कॉन्फिडेंशियल कैसे? कौन सा कॉन्फिडेंशियल, कौन सा कॉन्फिडेंशियलिटी का कानून अप्लाई करता है जब उन्होंने आपके पैसे ले लिए यार, गुम करके वो खा चुके हैं आपके पैसे और कह रहे हैं हम नहीं रिफंड करेंगे और आपको फ्लैट भी नहीं देंगे, तो कौन सा कॉन्फिडेंशियलिटी का कानून से वो कहां है वो कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी तब है जब यानी भरोसे का रिलेशनशिप है और आप भरोसे को तोड़ के बाहर जाते हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। जहां उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया है, कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म। कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी भाई? तू कौन है? किस चीज का कॉन्फिडेंशियल? कहां से? तो तेरा प्राइवेसी कहां है? मेरा पैसा है, तू खा के बैठा है मेरा पैसा। तो ये बात आती है, ओके। लेकिन ये बात बोलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये बात आपको बोलते सीखना पड़ेगा, आपको सोचते सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचते नहीं है। वो कहते हैं हाँ कंपनी वालों ने कह दिया कॉन्फिडेंशियल है, कंपनी वाले कह रहे हैं हमारा मानहानि हो रहा है। आपको सोचना पड़ेगा भाई मेरे, जहां तूने मेरा पैसा खा लिया है, मेरा तो बोलना बनता ही है। गलत तो गलत, यानी मैं समझो गलत बोल दूं, लेकिन तूने मेरे लाखों खा लिए हैं, अब मैं उसको चोरी बोलूंगा। अब तुम जाके साबित करो कि चोरी नहीं है। तुम्हारा ब्रांड बरकरार रहना चाहिए, तुम्हारा ब्रांड इमेज बरकरार रहना चाहिए। पब्लिक के सामने तुम अच्छे बन के घूमते हो, संत महात्मा बन के घूमते हो, लेकिन यानी पब्लिक को अपने ऑफिस में बुला के उनके पैसे खा जाते हो। यह है तुम्हारा तरीका, यह है तुम्हारा बिजनेस का तरीका। तो मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा, पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि यह तुम्हारा तरीका है, कि तुम लोगों के पैसे खा रहे हो। तो ये टाइप का आपका दोस्तों थोड़ा सा आक्रामक होना जरूरी है। आप लोग अगर आक्रामक नहीं होते हो, आप लोग अगर लेटरबाजी करने को और फिर उसका इस्तेमाल वीडियो बनाने में आप लोग अगर करने को तैयार नहीं हो, तो कैसे चलेगा? आप अपने खुद के समस्याओं के बारे में पब्लिक के सामने बोलने में सक्षम नहीं हो तो कैसे चलेगा? आप सोचो, हर जगह पे कायदे कानून के पास जाने से पहले, कोर्ट में पुलिस में जाने से पहले हर इंसान के पास एक उपाय रहता है, और वो उपाय है झगड़ा करना, वो उपाय है आवाज उठाना। अन्याय के सामने आवाज उठाना आपका पहला कदम होता है और होना चाहिए। और कोई कोर्ट नहीं कहता है, कोई भी अदालत नहीं कहती है कि नहीं आपको आवाज नहीं उठाना चाहिए था, आपको सीधा मेरे पास चल के आना चाहिए था। और अगर ऐसे कहते हैं कि वो झूठे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अदालत जल्दी न्याय नहीं देता, वो भी जानते हैं कि अदालत का न्याय बहुत महंगा है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वैसे ही चले जाएंगे। वो भी जानते हैं कि तारीख पे तारीख चलते रहेगा, तारीख पे तारीख चलते रहेगा, जानते हैं ना कोर्ट्स। जज अगर कहता है तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, तो बोलो ना मुंह से, मिलॉर्ड मत बोलो, सर बोलो। बहुत हो गया उनको मिलॉर्ड बोलना, कि सर आप मुझे न्याय दिलाओगे? आप तो यार सुनते भी नहीं हो। जब तक मैं वकील को खड़ा नहीं करता हूं 1 लाख रुपया देके, आप मेरी बात सुनोगे? आप मुझे न्याय दोगे? आप तो तारीख पे तारीख देते हो, न्याय दे रहे हो। कौन सा न्याय? जो समय पे न्याय नहीं दिया जाता है वो न्याय नहीं होता है। कौन सा न्याय? तो आप तो नहीं दोगे। या फिर आप 6-8 महीने के या साल 2 साल के ठंडे बक्से में डाल देते हो केस को, वो ठंडे बक्से में पड़ा रहता है। मैं यहां तड़पते रहता हूं, मैं दुनिया में जी रहा हूं, मैं रोज थोड़ा बूढ़ा होते जा रहा हूं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी जिंदगी निकल रही है, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम कौन सा मुझे न्याय दे रहे हो? अरे बोलो यार, मुंह से फूटो, जजेस के सामने फूटो यार, बोलो ना, बोल के तो देखो। अदालत आपको टाइम पर न्याय नहीं देती है। न्याय के लिए झगड़ा करना पड़ता है, यही दुनिया में झगड़ा करना पड़ता है।
अदालत में नहीं, अदालत के चार दीवारी के अंदर नहीं। न्याय के लिए आपको बोलना पड़ता है, अपने मुंह से बोलना पड़ता है। न्याय के लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ता है। वो लोग भी आपसे डरते हैं, बिल्डर्स और कंपनीज आपसे डरते हैं। क्यों? वो आपसे इसलिए डरते हैं क्योंकि आप उनका पोल खोल सकते हो, आप उनके कस्टमर हो। अगर उन्होंने नुकसान किया है आपका, आप पोल खोल सकते हो, आप बोल सकते हो पब्लिक में। आपके पास पेपर्स हैं, आपके पास बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, प्रूफ्स हैं, ईमेल्स हैं, बहुत कुछ है आपके पास, आप बोल सकते हो। आप एक कंपनी के जेन्युइन कस्टमर को, कोई ऐसे राह चलते आलू चालू आदमी नहीं हो, आप कोई कैजुअल बंदा नहीं हो जो आके कंपनी के बारे में बात कर रहे हो। आप उस कंपनी के कस्टमर हो, आपने उनके साथ पत्र व्यवहार किया है, आपने उनके साथ उनको लेटर्स लिखे हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, और भी आपको मन करके और श्योर शॉट होना है, एक लीगल नोटिस भी भेज दो। एक लीगल नोटिस भेजो, हालांकि उसका खर्चा 2 से 5 हजार तो मिनिमम होने वाला है, वकील उतने लेते हैं। अगर वकील अच्छा रहा तो एक कड़क ईमेल में या इसके लीगल नोटिस भेजेगा, कुछ तो असर पड़ेगा। और एक काम कर सकते हो आप, पेपर में नोटिस दे दो, जिसे पब्लिक नोटिस कहते हैं। पब्लिक नोटिस दे दो कि बिल्डर ने मेरे ये फ्लैट के ऊपर इतने पैसे ले लिए हैं, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ले लिया है। पब्लिक नोटिस है कि कोई इससे ये बिल्डिंग का, ये फ्लैट के ऊपर डीलिंग ना करे, वरना उनके ऊपर केस होने की संभावना है। पब्लिक नोटिस दो तो सही, देके तो देखो। और अगर वो सब खर्चा नहीं करना है, पब्लिक नोटिस नहीं देना है, लीगल नोटिस नहीं देना है, कम से कम यार वीडियो तो बनाओ, बोलो तो सही अपने मुंह से कि क्या गलत हो रहा है। बिल्डर से जो लोग भी पीड़ित हैं, चाहे वो रीडेवलपमेंट का बिल्डर हो, चाहे वो रेगुलर बिल्डर हो जो आपको घर बेचता है, जो लोग पीड़ित हैं, बोलो, अपने दुख दर्द का बयान करो। कम लोगों को पता चले, लेकिन पता तो चलने दो लोगों को यार। बिल्डर्स आपके पैसे लेके बैठ जाते हैं या गायब हो जाते हैं, या उनका वो दिवालिया हो जाते हैं, वो चले जाते हैं एनसीएलटी में कि हाँ मेरा दिवाला निकल गया। अरे तुम्हारे पैसे कहाँ गए? इतने सारे लोगों ने 50 लाख, 1 करोड़ वगैरह देके रखा था, वो कहाँ गए? अचानक से पैसे गायब कैसे हो जाते हैं? और तुम कहते हो मैं दिवालिया हो गया। कैसे तुम दिवालिया हुए भाई? लेकिन ऐसे करते हैं। तो कम से कम आप मुंह से तो बोलो। यानी आम आदमी को लड़ते सीखना चाहिए। लेटरबाजी यानी ईमेलबाजी और बोलना, सोशल मीडिया बहुत जरूरी हथियार है आम आदमी के। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।